हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत का जो जो पार्ट 2 है, जो कि हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 12 और चैप्टर 13 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 13 का एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 12 का ऑलरेडी एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया है, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेके 11 तक, जो कि है हमारा फर्स्ट पार्ट एम लक्ष्मीकांत का, उसको हमने 57 लेक्चर में कंप्लीट किया विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 की जो दोनों बुक है, फर्स्ट एंड सेकंड बुक, वो भी कंप्लीट की जा चुकी है। तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जो हमारा 27 यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस चल रहा है, उसको भी उसमें हमने एशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिया है। इस संडे से हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं या आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा सेंट्रल और स्टेट रिलीजन है उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से हम 14, 15 और 16 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जब हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम एक ही कंप्लीट वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इन 5 के 5 चैप्टर्स का। उसके बाद हम क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उसको कंप्लीट करेंगे। तब हम, जैसे ही हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा, तब हम अपना जो एम लक्ष्मीकांत का थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम 12th क्लास की अपनी सेकंड बुक को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमारा एनसीईआरटी की जो पॉलिटिकल है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सी कंट्री में हमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ब्राजील। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, इनमें से हमारे पास तीन यानी कि चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शन में से ये बताना है कि जो यूनिटरी सिस्टम यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है कि रीजनल गवर्नमेंट गेट्स पावर फ्रॉम द कंटिन्यूस, सॉरी, मतलब यहाँ पे हमारा होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि जो रीजनल गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट का मतलब है जो क्षेत्रीय सरकार है, क्षेत्रीय सरकार को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, संविधान से होती है। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि जो रीजनल गवर्नमेंट है गेट्स पावर फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि जो क्षेत्रीय सरकार है वो अपनी शक्ति कहाँ से लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती है। दूसरा यानी तीसरा स्टेटमेंट है मस्ट हैव बीन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक लिखित संविधान होना चाहिए। और चौथा जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि जो रेगेडी कॉन्स्टिट्यूशन है, मस्ट हैव अ रेगेडी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कठोर संविधान का होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि जो क्षेत्रीय सरकार है, यूनिटरी सिस्टम की बात करते हैं हम। तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, जो रीजनल गवर्नमेंट जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो उसको जो पावर मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। जैसे कि आप जो हमने वीडियो डिस्कस किया था उस स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, एक ही गवर्नमेंट होता है और उस जिसे हम नेशनल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। और नेशनल गवर्नमेंट के ही द्वारा क्रिएट किया जाता है रीजनल गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रीजनल गवर्नमेंट है, यानी कि जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर कहाँ से लेगा, तो सेंट्रल से अपनी पावर लेगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों? क्योंकि इसको क्रिएट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो सेंट्रल के द्वारा, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्या किया जाता है, तो क्रिएट किया जाता है। वहीं पे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में जो स्टेट है और सेंट्रल है, इन दोनों के लिए प्रावधान जो रखे गए कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों के लिए अलग अलग रखे गए। इसलिए हमारे सिस्टम में क्या है, एक तरीके का फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है। और अगर हम चाइना जैसे कि बात करते हैं, हम ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, ये ऐसी कंट्री जहां पे हमें क्या है देखने को मिलता है, एक यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन शायद ही लिखा हुआ
रहता है। जैसे कि हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन फ्रांस की बात करें तो उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें पावर डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि ये देखिए, जब रीजनल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करेगा तो मोस्टली पावर किसके पास है, सेंट्रल के पास है। तो यहाँ पे हमें पावर डिवीजन देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि यहीं पे हम अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग समझे तो स्टेट के, सेंट्रल के पास अपनी पावर है और स्टेट के पास अपनी पावर है, और दोनों के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फिर वहीं पे अगर हम जापान की बात करें तो जैसे कि जापान में क्या है, शायद ही कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें सुप्रीम क्या होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सुप्रीम होती है। फिर वहीं पे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, काफी ज्यादा हमें फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है, यानी कि ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जैसे ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इजीली से चेंजेस किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। फिर वहीं पे यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो जुडिशरी को क्या रखा जाता है, सेंट्रल के अंडर में रखा जाता है। जैसे कि आप अपनी कंट्री के एग्जांपल से समझिए, हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गेनाइजेशन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक साथ मिलकर काम करते हैं, और जो हमारा जुडिशरी है उसको क्या रखा गया, इंडिपेंडेंस रखा गया, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। फिर वहीं पे हम बात करते हैं यूनिटरी सिस्टम में क्या, हमें सिर्फ एक ही गवर्नमेंट देखने को मिलती है, यानी कि उसमें एक ही सदन देखने को मिलता है, जैसे कि चीन की बात करते हैं हम। तो ये डिफरेंस थे किसमें, ये था हमारा जो यूनिटरी गवर्नमेंट है। अगर हम फेडरल की बात करें तो फेडरल में हमें डबल गवर्नमेंट देखने को मिलता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, पावर सेपरेशन का कंसेप्ट देखने को मिलता है। फिर फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, सुप्रीम किसको माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है। वहीं पे बात करते हैं रेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में संशोधन करने के लिए काफी ज्यादा कठोरता चाहिए होता है, यानी कि उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री में आर्टिकल 368 के तहत क्या है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके के चेंजेस कर सकता है। पहला है सिंपल मेजोरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और सिंपल मेजोरिटी ऑफ हाल्फ ऑफ स्टेट। तो इन 3 मेथड से क्या है, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट के पास ये राइट्स नहीं है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंडमेंट कर सके। और ये कौन रिव्यू करता है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जाता है कि क्या पार्लियामेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है या नहीं। यदि पार्लियामेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। तो इस तरीके से क्या है, हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर तीनों का पावर सेपरेशन है, अलग अलग है, और यहाँ पे एक फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है। और हमारी जो जुडिशरी है वो भी क्या है, एक तरीके से इंडिपेंडेंस होकर के काम करती है। तो ये कुछ डिफरेंस थे किसमें, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में। तो इसीलिए वहां पे जो हमारा आंसर था वो था ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो अगर यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था किसके रिगार्डिंग में, यूनिटरी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि जो रीजनल गवर्नमेंट है उसको पावर कहाँ से मिलता है, तो सेंट्रल से मिलता है, ना कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन में बताना है कि आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा कंट्री क्या है, एक फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है बेल्जियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि अर्जेंटीना। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि चीन में क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, ना कि फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट है। तो हमें अगर हम बात करते हैं कि यूनिटरी यानी कि फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट किस किस कंट्री में देखने को मिलता है, जैसे आप समझ सकते हैं यूएसए, कनाडा, इंडिया, रसिया। तो ये ऐसी कंट्री जिसमें आपको क्या है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन मेन फीचर नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का। पहला है यानी कि मस्ट हैव अ डबल गवर्नमेंट, यानी कि अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमें 2 गवर्नमेंट देखने को मिलता है, एक नेशनल गवर्नमेंट, दूसरा रीजनल गवर्नमेंट। तो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक लिखित संविधान देखने को मिलता है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहता है, यानी कि संविधान को क्या माना जाता है, सुप्रीम, सर्वोच्च माना जाता है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अ
रिगिडी और फ्लेक्सिबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। यानी कि हम वहां अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ रिगिड माना जाता है, रखा माना गया है ना, यानी कि सिर्फ कठोरता माना गया, ना कि लचीला। अभी कहोगे कि भाई अभी तो तुमने बताया कि इंडिया भी एक फेडरल गवर्नमेंट है, तो इंडिया के अंदर जो फेडरल सिस्टम है ना उसमें हमें यूनिटरी और फेडरल दोनों तरीके के देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमारी कंट्री का केस थोड़ा अलग हो जाता है। अगर हम वहीं पे फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, चेंजेस करना यानी कि अमेंडमेंट करना काफी ज्यादा कठोर होता है, ना कि लचीला। तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, जो कि हमारा एक मेन फीचर नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का। जैसे कि अगर मैं आपको मेन फीचर्स की बात बताऊं, आप ये देखिए, अगर हम मेन फीचर्स की बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट का, तो उसमें क्या है, एक तो डबल पॉलिटी देखने को मिलता है, यानी कि डबल शासन देखने को मिलता है आपको स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, दो अलग अलग पार्टीज या पॉलिटी आपको देखने को, राजनीति देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, आपको एक पास एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। तीसरा पावर डिवीजन। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है। छठा, उस वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा कठोर होता है। कठोर होने का मतलब है कि उसमें संविधान में संशोधन करने के लिए क्या है, काफी हार्ड प्रोसेस होता है, इजिली उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता है। दुनिया का अगर हम सबसे कठोर संविधान मानते हैं तो किसका मानते हैं, यूएसए का, जिसको बहुत ही कम टाइम्स में यानी कि बहुत कम बार अमेंडमेंट किया गया है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो टोटल 105 बार अमेंडमेंट अभी तक किया जा चुका है और 126 से ज्यादा बार बिल रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए, लेकिन टोटल 105 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रखे हैं। वहीं पे हम बात करते हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है, यानी कि जो वहां जो अगर हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट के बारे में या फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो एक सबसे अच्छे जो फीचर्स देखने को मिलता है वहां पे क्या है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस रखा गया है। फिर द्विसदन, यानी कि आपको एक राज्यसभा और एक लोकसभा, जिसे आप अपर हाउस और लोअर हाउस के कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं, तो द्विसदन हमें उसमें देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात, सॉरी, यूनिटरी फीचर्स की बात करते हैं तो यूनिटरी फीचर्स में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग यानी कि एक ताकतवर सेंट्रल देखने को मिलता है। स्टेट के पास जो पावर्स आती है वो सेंट्रल के पास से आती है। एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में चेंजेस करना काफी ज्यादा आसान रहता है। क्यों? क्योंकि जब सेंट्रल ही स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है संविधान के अंदर, तो चाहे वो जुडिशरी भी क्या है इसके अंदर क्या रहती है, तो इनके अंडर में काम करती है। फिर हम बात करते हैं इसमें इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हमें देखने को नहीं मिलता। फिर एक इमरजेंसी प्रोविजन देखने को मिलता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं किसके, यूनिटरी फीचर्स के। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब बात करते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो किस मॉडल पे बेस है। ऑप्शन ए है कनाडियन मॉडल, ऑप्शन बी है यूएसए मॉडल, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया मॉडल, ऑप्शन डी है यूके मॉडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि कनाडा मॉडल। जैसे कि एक्सप्लेनेशन अगर आपको मैं दिखाऊं, आप जैसे देखिए हमारी कंट्री का जो फेडरल सिस्टम है वो किसके बेस पे, वो हमारे और अमेरिकन मॉडल पे ना होकर के कनेडियन मॉडल पे बेस है। क्योंकि किसमें अगर हम उसमें जो डिफर्ड फंडामेंटली डिफर की बात करें तो अमेरिकन मॉडल क्या वो बहुत ज्यादा दूर है इस्टेब्लिश किसके, स्ट्रॉन्ग सेंटर से। तो इसीलिए हमने क्या किया, तो अमेरिकन मॉडल अडेप्ट करके हमने कनेडियन मॉडल का फेडरल सिस्टम अडेप्ट किया था। अगर हम बात करते हैं इंडियन फेडरेशन रिस्पॉन्सिबल था, जो कनेडियन फेडरेशन था, यानी कि ये समझिए कि जो भारत संघ का जो कनाडा के साथ जैसा ही वो क्या है तो दिखता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसके गठन में, यानी कि विघटन के माध्यम से है। दूसरा, यूनानी शब्द से क्या है, जो बढ़िया था, यानी कि कनाडाई संघ को क्या क्या कहा जाता है, यूनाई यानी कि यूनियन भी कहा जाता है। जैसे कि हम अपने कंट्री को क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ द स्टेट, जो कि आर्टिकल 1 में भी कहा गया। आर्टिकल 1 में क्या क्या है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। फिर में भी बात करते हैं अपनी केंद्र प्रवृत्ति में, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि राज्यों की तुलना में क्या है, केंद्र में अधिक शक्तियां निहित है, लेकिन कुछ शक्तियां स्टेट के पास भी है। तो इसीलिए हमने क्या कर रखा है, तो हमने कैनेडियन फेडरलिज्म के मॉडल को अडॉप्ट कर रखा है, ना कि अमेरिकन मॉडल को। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन, आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द टर्म इंडियन फेडरल इज अ क्वाजी फेडरल, यानी कि आपको ये बताना है
कि हमारे देश के अंदर जो फेडरल सिस्टम है उसको क्वाजी फेडरल किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए है के संथाना, ऑप्शन बी है केसी बेयर्स, ऑप्शन सी है इनवर जेनिंग आइवर जेनिंग, ऑप्शन डी है आपका मॉरिस जोन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि केसी वेइरे के द्वारा क्या कहा गया कि जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो क्या है, क्वाजी फेडरल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें यूनिटरी और फेडरल दोनों की क्या है, कंपेयर यानी कि दोनों का मिक्सअप देखने को मिलता है। जैसे कि हमारी कंट्री में डबल पार्टी सिस्टम है, यानी कि हमारी कंट्री में आप ये समझिए 3 टायर गवर्नमेंट है। एक है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। तो यहाँ पे एक क्या है 3 टायर की गवर्नमेंट देखने को मिल गई। दूसरा एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है आपके पास। फिर तीसरा जुडिशरी को इंडिपेंडेंस रखा गया है। फिर आपको क्या देखने को मिलता है कि अगर हम बात करते हैं पावर सेपरेशन और एक सिंगल सिटीजनशिप। वहीं पे अगर हम यूनिटरी की बात करते हैं तो जैसे ही हमारी कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है तो तो फिर सेंटर क्या है, स्ट्रांग हो जाती है, यानी कि स्टेट से ज्यादा पावर किसके पास आ जाती है, सेंट्रल के पास। तो इस तरीके से क्या है, फिर हमें यहाँ पे एक यूनिटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है। इसीलिए केसी बेरी के द्वारा क्या कहा गया कि जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो क्या है, एक क्वाजी फेडरल है, यानी कि दोनों का मिक्सअप है। अब जैसे देखिए, जब हमने लास्ट वीडियो में अपना क्रिटिसिज्म इवोल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था फेडरल सिस्टम का, तो इसमें केसी वेयर के द्वारा क्या कहा गया था कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक क्वाजी फेडरल है, यानी कि दोनों का सिस्टम हमें देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पॉल एप्लीबी के द्वारा, उन्होंने क्या कहा था, ये एक्सट्रीमली फेडरल यानी कि एक्सट्रीमली फेडरल है, यानी कि अत्यंत संघीय है। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं मॉरिस जोन्स के द्वारा, इन्होंने क्या कहा था, सौदेबाजी की फेडरलिज्म यानी कि सौदेबाजी का संघवाद कहा था। फिर वहीं पे हम बात करते हैं किसके, आइवर जोनिंग आइवर जेनिंग यानी कि जेनिंग के बारे में। उन्होंने क्या कहा था कि यानी कि सेंट्रल जो मतलब स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी विद फेडरेशन के साथ, यानी कि उनके द्वारा कहा गया था कि प्रबल केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति वाला क्या है, ये एक संघ है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक्सेलेंडर नॉर्वेज के द्वारा, उन्होंने क्या कहा था कि भारत का एक मामला यानी कि ये एक अलग ही है, यानी कि ये विचित्र है, अद्वितीय। और उन्हें वहीं पे बात करते हैं किसका अलग, उसकी यानी कि किसके द्वारा, ग्रैनविले के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया था कि ये एक सहकारी संघवाद है, यानी कि ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो इस तरीके से क्या है, हमारी कंट्री के अंदर जो फेडरलिज्म है, फेडरल सिस्टम जो है, उसको अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा क्या है, अलग अलग तरीके से संज्ञा यानी कि नाम दिया गया और उसको कुछ क्रिटिसाइज किया गया था। अब हम बात करते हैं किस बारे में, सेवंथ क्वेश्चन के बारे में। सेवंथ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि भारत के टर्म में जो फेडरल है वो बर्निंग फेडरलिज्म यानी कि सौदेबाजी का संवाद किसके द्वारा कहा गया था। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। ऑप्शन ए है के संथाना, ऑप्शन बी है केसी बेरी। ये तो कट गया आपका ऑप्शन, क्योंकि अभी क्वेश्चन हमने यहीं पे डिस्कस किया था कि केसी बेरी के द्वारा क्या कहा गया था कि इंडिया का जो फेडरलिज्म सिस्टम है वो क्या है, क्वाजी फेडरल है। ऑप्शन सी है आइवर जेनिंग्स और ऑप्शन डी है मॉरिस जोन्स। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि आइवर जेनिंग्स के द्वारा क्या कहा गया था कि जो इंडिया का जो फेडरल है वो क्या है, सौदेबाजी की संघवाद का है। अब बात करते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन के बारे में। 8th क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसके द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए है के संथाना, ऑप्शन बी है के सी वेरे, ऑप्शन सी है आइवर जेनिंग और ऑप्शन डी है ग्रेनविले ऑस्टिन। तो आपका इसमें से ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इसलिए कट गया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि के सी वेरे के द्वारा कहा गया कि जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो क्या है, क्वाजी फेडरल है। आइवर जेनिंग्स के द्वारा क्या कहा गया कि ये एक सौदेबाजी की संघवाद है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि अगर हम बात करते हैं मॉरिस जोन्स के द्वारा यानी कि गर्नेविले के द्वारा क्या कहा गया, तो उसको कहा गया था कि वो इंडिया का जो फेडरलिज्म सिस्टम है वो क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए, दोनों यहाँ पे आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए। 3 स्टेटमेंट में से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब किसके रिगार्डिंग में बताना है वो हम देखते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट है वो क्या है, रीजनल गवर्नमेंट ड्राइव्स पावर फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट,
यानी कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो रीजनल यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी पावर कहाँ से लेता है, नेशनल गवर्नमेंट से लेता है। दूसरा है स्टेटमेंट आपके पास कि इन अ फेडरल गवर्नमेंट यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें पावर क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो रीजनल गवर्नमेंट है उसमें, बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग क्या रहता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जो शक्तियां हैं उसका बंटवारा आपको देखने को मिलेगा फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो यूके मॉडल के ऊपर बेस्ड है। इसमें से यदि आप तीसरा आपको पता है कि हमारा जो फेडरल मॉडल है वो किसके बेस पे, कैनेडियन फेस पे। यदि आपको इतना पता है कि सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो आपका ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा ऑप्शन वो हो गया, तो आपका ऑप्शन होता है सी, क्या होगा आपका 2 और 3, और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। अब ये समझिए, जब आपको इतना पता है कि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, तो इससे क्या होगा, आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा यानी कि कट जाएगा। अब बचते हैं आपके पास दो स्टेटमेंट, पहला और दूसरा। आपको थोड़ा सा भी याद हो तो हमने क्या कहा था कि यूनिटरी गवर्नमेंट में था क्या था, जो जो रीजनल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर कहाँ से लेता है, नेशनल गवर्नमेंट से। और जो फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं वो क्या, उसमें क्या रहता है, दोनों के बीच में शक्ति यानी कि पावर क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है, यानी कि नेशनल पावर और रीजनल पावर दोनों में क्या हमें जो पावर है वो क्या रहता है, डिवाइडेड देखने को मिलता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपका क्या है, तो करेक्ट है। यानी कि अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो पावर रहता है वो किसके पास रहता है, सिर्फ सेंटर के पास रहता है, और सेंटर के ही द्वारा क्रिएट किया जाता है रीजनल गवर्नमेंट को। अगर हम इंडियन मॉडल की बात करें, इंडियन फेडरल मॉडल की बात करें, तो वो हमारा कैनेडियन यानी कि कैनेडियन मॉडल है, ना कि यूके मॉडल। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तो करेक्ट है। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन में आपके पास चार ऑप्शन दिए, चारों में से बताने की कौन सा पेयर करेक्ट है। पहला है चाइना में हमें यूनिटरी मॉडल देखने को मिलता है, दूसरा है इटली में हमें यूनिटरी मॉडल देखने को मिलता है, तीसरा है रसिया में हमें यूनिटरी मॉडल देखने को मिलता है, और चौथा है हमारा अर्जेंटीना में हमें फेडरल गवर्नमेंट देखने को मिलता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन सी है पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन डी है पहला दूसरा चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें से अगर आप क्या कर, इसमें से अगर हम ये मान लेते हैं कि तीसरा गलत है, क्यों, क्योंकि रसिया के अंदर हमें क्या है, फेडरल गवर्नमेंट यानी कि फेडरल मॉडल देखने को मिलता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिपब्लिक के नाम से। यदि आपको इतना ही पता है कि सिर्फ हमारा तीसरा स्टेटमेंट यानी कि तीसरा पेयर गलत है, तो इससे आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर निकल के आएगा आपके पास ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यानी कि देखिए, अगर हम बात करते हैं रसिया का, तो रसिया में क्या है, हमें फेडरल मॉडल देखने को मिलता है। अब जैसे देखिए, अगर हम यूनिटरी मॉडल की बात करते हैं, यूनिटरी मॉडल गवर्नमेंट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ब्रिटेन, सॉरी हाँ, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, ये ऐसी कंट्री है जिसमें हमें क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये ऐसी कंट्री जहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी। जैसे थोड़ा सा और अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं, जैसे कि ये देखिए, अगर हम फेडरल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में तो बात कर ले कि यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट हमें किस किस कंट्री में देखने को मिलता है, और फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट किस किस कंट्री में देखने को मिलता है। यदि हम फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, जिसे हम नेशनल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, उसको और किस किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब वहीं पे जैसे ये देखिए कि अलग अलग देशों में जो फेडरलिज्म है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यूएसए में स्टेट के नाम से जानते हैं,
स्विट्जरलैंड में कैंटोन्स के नाम से जानते हैं, कनाडा में हम प्रोविंस के नाम से जानते हैं, और रसिया में हम रिपब्लिक्स के नाम से जानते हैं। हो गए कि अब इंडिया में हम किस नाम से जानते हैं, तो इंडिया में हम यूनियन नाम से जानते हैं, यानी कि संघ। वहीं पे अगर हम रीजनल गवर्नमेंट की बात करें तो उसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, एक स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वहीं पे अगर हम कंपेयर करते हैं किसके बारे में, फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट में, तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है अंदर, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। और हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है, यानी कि फेडरल वर्ड है, फेडरलिज्म की बात करते हैं तो किस वर्ड से, लैटिन के फ्यूडस से निकल के आता है, जिसका मतलब क्या था, ट्रीटी या एग्रीमेंट। ये सब ऑलरेडी हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया था, और ये हमारा एक एमसीक्यू प्रैक्टिस था। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया होगा वो आपको एक रिवीजन, रिकॉल और एक ओवरव्यू समझने, यानी कि ओवरव्यू की तरह काम किया होगा कि क्या क्या हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में पढ़ा था, सॉरी फेडरल सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था। यदि आपने फेडरल सिस्टम नहीं पढ़ा है तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये भी आपको पता चल गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि इससे किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं या कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।